हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकराम इमन और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका जनरल इलेक्टिव जिसका नाम है दिल्ली थ्रू द एजेस। सेमेस्टर 1 में भी मैंने आपको दिल्ली थ्रू द एजेस जो है पढ़ाया था और सेमेस्टर 2 वही स्टूडेंट्स दिल्ली थ्रू द एजेस ले सकते हैं जिन्होंने सेमेस्टर 1 में दिल्ली थ्रू द एजेस को पढ़ा होगा। तो सेमेस्टर 1 में हमने क्या पढ़ा था दिल्ली थ्रू द एजेस में? हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो मुगल एरा था, मुगल एरा में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो मुस्लिम रूल स्टैब्लिश हुआ इंडिया के अंदर, उसकी पूरी 600-700 साल की हिस्ट्री हमने समझी थी। स्टार्टिंग हमने की थी दिल्ली सल्तनत से और हमने जो है मुगल तक के जो है इसके बारे में पढ़ा था। हमने शाहजहानाबाद की कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा था, वहाँ की सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा था। तो इस बार आपका जो दिल्ली थ्रू द एजेस जनरल इलेक्टिव है, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो इस बार हम क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको बता देती हूँ। हमने जहाँ से छोड़ा था हिस्ट्री को हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। हम पहुँच चुके थे शाहजहानाबाद तक के और शाहजहानाबाद जो है शाहजहाँ के टाइम पे कंस्ट्रक्ट हुआ, आपको पता है। इसके बाद आते हैं औरंगज़ेब। औरंगज़ेब के बाद आते हैं, आपको पता है, बहुत सारे वीक रूलर्स। तो हम शुरुआत वहीं से करेंगे कि जो वीक रूलर्स जब आते हैं तो तब से जो है हमारी कहानी शुरू होगी मुगल एम्पायर की। उसके बाद हम समझेंगे कि किस तरीके से जो पावर का ट्रांजिशन होता है फ्रॉम द मुगल्स टू ब्रिटिशर्स वो कैसा होता है। और फिर हम समझेंगे कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उस टाइम पर क्या क्या चेंजेस हो रहे थे। और आपको ये भी पता होगा, आपने जो है बहुत बार सुना भी होगा कि नई दिल्ली जो है बनाई गई, जिसको आज हम न्यू, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको पता होगा कि जो न्यू दिल्ली आज के टाइम पे है, जो सिविल लाइंस है जो आपको देखने को मिलता है, नॉर्थ कैंपस है जो आपको देखने को मिलता है, पार्लियामेंट भी जो है लुटियंस दिल्ली का पार्ट है जो लुटियंस ने कंस्ट्रक्शन करवाया था। तो ये सारी न्यू दिल्ली जो बनाई गई, इसके पीछे आइडियोलॉजी क्या थी और इसके पीछे का जो है मकसद क्या था। इसके बाद हम ये भी समझेंगे, आपको पता है 1947 के अंदर जो है पार्टीशन होता है इंडिपेंडेंस के साथ साथ, तो दिल्ली पे उसका क्या असर पड़ता है ये हम समझने वाले हैं। और उसके बाद जब 1947 का पार्टीशन हो जाता है तो आज तक के जो है हमारे दिल्ली में क्या क्या चेंजेस आए हैं वो भी हम समझने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले चैप्टर से। पहले चैप्टर का नाम है दिल्ली इन द 19th सेंचुरी, मुगल कोर्ट, कंपनी राज, 1857 एंड इट्स आफ्टरमैथ। देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें का डिस्कशन होने वाला है। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि 19th सेंचुरी की दिल्ली कैसी थी। अब 19th सेंचुरी आपको पता है 1801 से लेकर 1901 तक के हम 19th सेंचुरी कहते हैं, ठीक है। 1900 तक के 19th सेंचुरी कहते हैं। तो इस टाइम पर जो है रूल आप देखेंगे तो किसका है, इसका में जो है अगर आप दो हिस्से में इसको डिवाइड करें तो 1801 से लेकर जो है 1857 तक के जो रूल होता है वो होता है हमारे एक मतलब हमारे मुगल रूलर्स का होता है, ठीक है। जो हमारे इंडिजीनियस होते हैं, मतलब वो ब्रिटिशर्स क्या है, वो तो बाहर से आए हैं, वो हमें एक्सप्लॉइट करने आए हैं, ठीक है। मुगल रूल होता है, उसके अंदर किस तरीके की जो है चीज़ें होती है वो भी हम समझेंगे। उसके बाद 1857 का रिवॉल्ट होता है, किस तरीके से उसका अफेक्ट पड़ता है दिल्ली पे वो समझेंगे। 1857 के रिवॉल्ट के बाद हम ये समझेंगे कि किस तरीके से कंपनी ने अपना जो है एस्टेब्लिशमेंट जो है दिल्ली में किया और उसके बाद उन्होंने क्या डिसीजन लिए जिससे दिल्ली का जो है डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर जो है बहुत हद तक के चेंज हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हम कल्चरल फैक्टर्स पढ़ेंगे, इकोनॉमिक फैक्टर्स पढ़ेंगे, पॉलिटिकल फैक्टर्स पढ़ेंगे। ये सारे फैक्टर्स जो है हम कंसिडर करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। तो इसको कहानी जिसे समझेंगे बहुत आसान सा लगेगा आपको, तो शुरुआत करते हैं। जब हम कोई भी चीज़ की कहानी पढ़ते हैं, अर्बन हिस्ट्री को जब हम समझते हैं, जब हम दिल्ली के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ बिल्डिंग के बारे में नहीं पढ़ेंगे, लोगों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि किस तरीके का वहाँ पर जो है माहौल हुआ करता था। हम समझेंगे कि किस तरीके की चीज़ें वहाँ हुआ करती थी, किस तरीके की एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, कल्चरली लोग कैसे थे, पॉलिटिकली लोगों का संबंध कैसा था। ये सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है। तो जब हम हिस्ट्री समझेंगे दिल्ली की भी तो हम ये सारी चीज़ें भी जो है फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे। तो जब 19th सेंचुरी का आपको यहाँ पर दिल्ली का फोटो दिखता है तो ये तो ऑफ कोर्स सी बात है कि तब तक के आपको पता है थोड़ा एडवांसमेंट हो चुका था, मॉडर्निटी आ चुकी थी। ये ब्लैक एंड वाइट कैमरे से ली गई फोटोज़ है। तो आपको यहाँ पर जो है फोटोज़ देखने को मिलती है। उसके बाद आपको बताया जाता है कि हर चीज़ वहाँ पर ट्विलाइट जोन में थी। ट्विलाइट जोन मतलब आप समझ सकते हैं, आपको पता है सुबह का टाइम होता है, ठीक है। सुबह का टाइम होता है, आप देखेंगे कि ना पूरी सुबह हुई होती है ना पूरा रात जो है गई होती है, दोनों भी चीज़ों का बीच में आपको जो दिखता है ट्विलाइट जिसे हम कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दिल्ली ट्विलाइट में थी। इसका कहने का मतलब ये है कि मुगल्स जो है अभी तक के गए नहीं थे और जो ब्रिटिशर्स हैं वो दिल्ली को कब्जा कर चुके थे। 1803 में जो है ब्रिटिशर्स कब्जा कर चुके थे दिल्ली का। और आपको देखने को मिलता है कि हर चीज़ जो है क्वाजी है। क्वाजी है मतलब आप कह सकते हैं फेक है या पार्शियल है, आप दोनों वर्ड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि अपेरेंट है, मतलब लग तो रहा है कि है लेकिन है कि नहीं वो पता नहीं है।
उसका मतलब क्या है मैं आपको ये समझाती हूँ। क्वाजी मैंने आपको बताया जैसे कि फेक, तो बेसिकली क्वाजी मोनार्की है। क्वाजी मोनार्की क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो मुगल रूलर्स बाद के आते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, वो अपनी जो है टेरिटरी को स्टैब्लिश करके नहीं रख पाते, इसलिए वो मोनार्की भी जो है क्वाजी है। क्वाजी इंपीरियलिस्ट, इंपीरियल पावर यानी कि ब्रिटिशर्स इंडिया में आ चुके हैं। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से शुरुआत की थी और अब वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहे हैं पूरी कंट्री के लिए। तो ये इंपीरियल पावर का भी जो है धीरे धीरे इफेक्ट देखने को मिल रहा है। क्वाजी अर्बन मतलब अर्बनाइजेशन यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है, लेकिन पूरी तरीके से अर्बनाइजेशन नहीं हुआ है। देखिए जो हमारा सेमेस्टर 1 का सिलेबस था जिसमें हमने समझा था, किस बारे में हमने समझा था, अबाउट शाहजहानाबाद। तो शाहजहानाबाद 17वीं सेंचुरी में बनाया गया है, आपको पता है, ठीक है। इसका कंस्ट्रक्शन में बहुत टाइम लगा। शाहजहां ने जो है, शाहजहां को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था आर्किटेक्चर में, तो उन्होंने दिल्ली जो है पूरा प्लान की। मैं दिल्ली के आर्किटेक्चर शाहजहानाबाद में तो नहीं जाऊंगी क्योंकि मैंने सेमेस्टर 1 में आपको समझा दिया था। बहुत ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर था, चांदनी चौक, उसके अलावा आप देखेंगे कि जामा मस्जिद, लाल किला, बहुत ज़्यादा जो है आपको देखने को मिलता है। ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर था और प्लान्ड आर्किटेक्चर था, ठीक है। पूरी सिटी किस तरीके से प्लान थी, हर जगह डिफरेंट डिफरेंट गेट्स थे। मैं आपको यहाँ जो ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, तो यहाँ पर डिफरेंट गेट्स हुआ करते थे, जैसे कि नर्दर्न गेट, दिल्ली गेट, अजमेरी गेट, ठीक है। अलग अलग तरीके के गेट जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलते थे। तो उसके अलावा आपको देखने को मिलती थी नहर फैज़ देखने को मिलती थी, फैज़ बाजार देखने को मिलता था। तो बहुत ज़्यादा जो है ब्यूटीफुली प्लान्ड एक आर्किटेक्चर सिटी का था। तो ये तो था, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि बीच में जो है किला मुबारक, जिसको हम आज कहते हैं लाल किला, जो है वहाँ पर हुआ करता था, जो पैलेस था जहाँ पर किंग जो है रहा करते थे। लेकिन ये जो शाहजहानाबाद था, इसका कंस्ट्रक्शन के बाद करीबन जो है दिल्ली के अंदर 100-200 साल बाद जो ब्रिटिशर्स जब दिल्ली में आए तो उन्होंने पूरी तरीके से इसको चेंज करके रख डाला। क्यों चेंज कर दिया? बिकॉज इसकी जो मतलब सोल थी, देखिए यहाँ पर पहले कैसा हुआ करता था, यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा फेस्टिव सीजन हुआ करता था। आपस में लोग मुशायरा करते थे, बहुत मतलब मुशायरा मतलब जो है पोएटिक इवनिंग्स, जहाँ पर पोएट्स जो है आते हैं और अपनी जो है कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कल्चरल एक्टिविटीज़ वहाँ पर होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हुआ करती थी, आपने जो है लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा दिल्ली थ्रू द एजेस के, मैंने वहाँ पर आपको समझाया था डिफरेंट फॉर्म ऑफ डांस, डिफरेंट फॉर्म ऑफ आर्ट कल्चर इमर्ज होकर इस टाइम पर आ रहे थे। इसके बाद आपको देखने को मिलता है कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो ब्रिटिशर्स के अंदर जो है ये सारी चीज़ें डिक्लाइन हो जाती हैं। तो ये कैसे होता है और ये सब चीज़ें क्या है, इसका हम समझते हैं। तो आपको देखने को मिलता है कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तब तो ये मुगल अथॉरिटी यहाँ पर थी ऑलरेडी दिल्ली के अंदर, अगर हम बात करें स्पेसिफिकली। और दिल्ली के अंदर आपको पता है शाहजहां जो थे उन्होंने जो है आगरा से कैपिटल, आपको पता है आगरा में जो है, आपको पता है अकबर ने बहुत टाइम तक के जो है वहाँ पर ही जो है वो रहना पसंद करते थे। लेकिन शाहजहां ने क्या किया, कैपिटल जो है शिफ्ट करवा लिया आगरा से दिल्ली में। क्यों शिफ्ट करवाया? उन्होंने ये कहा कि दिल्ली की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, दिल्ली सल्तनत यहाँ पर रह चुकी है। उसके बाद आप देखेंगे कि बाबर के टाइम पे, तो ये सब चीज़ों को, फैक्टर्स को कंसीडर करके उन्होंने सोचा कि बहुत वास्ट हिस्ट्री है दिल्ली की, और इसलिए जो है उन्होंने आगरा से दिल्ली में जो है कैपिटल शिफ्ट करवा लिया। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि उनको ऐसा लगता था कि जो आगरा है उसमें गर्मियाँ बहुत होती है, इसलिए वो बोलते थे कि हमें जो है दिल्ली में रहना चाहिए क्योंकि ये एक प्लेस सूटेबल नहीं है किंग के लिए। उसके बाद जब शाहजहां ने जो है यहाँ पर जो है शाहजहानाबाद बनाया, आपको पता है ये शाहजहानाबाद का जो कंस्ट्रक्शन था ये बहुत टाइम तक चलता रहा। और इन्होंने जो कंस्ट्रक्शन किया तो इससे कहीं ना कहीं पूरी दिल्ली का जो है रीशेपिंग हो जाता है, मतलब दिल्ली एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर बन जाती है। और शाहजहानाबाद का जो कंस्ट्रक्शन था आपको देखने को मिलता है, मैंने आपको लास्ट जो है सेमेस्टर में समझाया था, अगर आपने देखा होगा तो वीडियो। तो मैं आपको बता दूं कि शाहजहानाबाद जो है यमुना यमुना रिवर, आपको पता है, रिवर और रिज के बीच में बेस था। रिज मतलब क्या? एक पहाड़ी, तो ये एक पहाड़ी है, ठीक है। कुछ पहाड़ी के पास और जो है रिवर, दोनों के बीच में जो है शाहजहानाबाद जो है प्लेस था। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है इसका स्ट्रक्चर देखा गया ताकि स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, जहाँ पर आपको देखने को मिलता है बाढ़ ना आए, एक ऐसी जगह जो है चूज की गई। और आपको पता है कि शाहजहां बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे आर्किटेक्चर में, तो उन्होंने हर एक चीज़ों को जो है ध्यान दिया। आप वहाँ पर आपने देखा होगा रेड सैंडस्टोन का यूज़ किया गया है हर जगह पर, आप देखेंगे जामा मस्जिद आप जाइए, लाल किला जाइए, वहाँ पर आपको हर चीज़ देखने को मिलेगी। उस टाइम पर उन्होंने जो है सप्लाई ऑफ वाटर, ड्रेनेज सिस्टम, हर चीज़ का बहुत प्रॉपर्ली जो है ध्यान रखा। एक सिटी जब आप बनाते हैं तो सिटी जो है बहुत ज़्यादा प्लान होनी चाहिए, आपको वहाँ पर जो है ड्रेन्स जो है प्लान करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्लान करने को दिक्कत पड़ती है। उसके बाद हम देखेंगे कि जब सिटीज़ बन जाती है तो सिटीज़ के अंदर आप देखेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है कि लोग जो है सामान बेचने के लिए वहाँ पर आते हैं।
तो नोबल्स है, मर्चेंट्स हैं, ये सब लोग जो है यहाँ पर आते हैं और सामान बेचते हैं। डिफरेंट जो है सिटी के अंदर डिफरेंट मार्केट्स जो है इस्टेब्लिश होते हैं। और स्टैब्लिश जो है आप देखेंगे मार्केट किस तरीके से स्टैब्लिश होते हैं मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलता है कि चांदनी चौक और बहुत सारे ऐसे ऐसे बाजार है जो स्पेशली जो है पर्टिकुलर चीज़ों के लिए आपको देखने को मिलते हैं। हमने लास्ट जो है, फिर मैं अगेन एम्फोसाइज करूंगी, हमने लास्ट सेमेस्टर 1 में जो है क्या कहते हैं इसके बारे में डिटेल में पढ़ा था। मैं अभी आपको यहाँ पर डिटेल में नहीं जाऊंगी। जैसे जामा मस्जिद यहाँ पर सेंट्रल में है, जामा मस्जिद के नॉर्थ में जो है अलग बाजार। आज के टाइम पे जो बाजार है वो नहीं बोल रही हूँ मैं, पहले के टाइम पे जो बाजार हुआ करते थे वो बोल रही हूँ, जो डिस्ट्रक्ट हो चुके हैं। तो साउथ में अलग बाजार, नॉर्थ में अलग बाजार, ईस्ट में अलग बाजार और वेस्ट में अलग बाजार। अलग अलग आइटम्स के जो है क्या कहते हैं जो है यहाँ पर बिक्री हुआ करती थी। इसके अलावा बहुत सारे मोहल्ला थे। मोहल्ला आपको पता है जनरली एक टर्म यूज होता है, ठीक है, कॉलोनीज आप कह सकते हैं इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करके, कतरास। और इसके बाद आपको देखने को मिलता है कि जिस कमोडिटी का वहाँ पर जो है बिक्री होती है, जैसे आज भी आप देखेंगे कहीं पर अगर आप जाते हैं और वहाँ पर कोई पर्टिकुलर आइटम बिकती है तो उसका नाम उससे पड़ जाता है। जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है कि कतरा, मोहल्ला और कुच्चा। तो जैसे कि कहीं पर अगर समझ लीजिए इमली बिकती है, वो मशहूर है, तो मोहल्ला इमली, कच्चा नवाब वजीर, इस तरीके से नाम जो है रखा जाता था। कभी कभी किसी, अब जैसे कि आप जाएंगे गांधीनगर, ऐसा भी होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ गांधी की बिक्री हो, इसका कहने का मतलब कोई नोबल फिगर के नाम पे भी जो है रख दिया जाता है नाम। तो वैसे ही उस टाइम पे कच्चा नवाब वजीर इस तरीके से नाम रख दिया जाता था। या फिर कोई आइटम वहाँ पर बिक रही है तो उसके ऊपर नाम रख दिया जाता था, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से नाम वहाँ पर रख दिए जाते थे डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट थिंग्स। अब हम बात करते हैं कि ये जो अगर हम देखते हैं कि इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो मीर बताते हैं, मीर के वर्ड्स में अगर हम समझे कि दिल्ली सिर्फ जो है, दिल्ली की जो गलियाँ थी वो सिर्फ गलियाँ नहीं थी, वो तो ऐसा था जैसे कि आप पेंटर का कोई एल्बम खोल लोगे तो उस तरीके से, मतलब गलियाँ इतनी ब्यूटीफुल, इतना ज़्यादा जो है वहाँ पर वैरायटी है, वो चीज़ आपको देखने को मिलती है। अब जो शाहजहां ने जो सिटी बनाई थी करीबन 2 सेंचुरी तक के, मैंने आपको वही बताया 17 से लेकर 19 सेंचुरी तक, करीबन 2 सेंचुरी तक के इंटैक्ट रहती है। जैसी उन्होंने बनाई थी वैसी ही सिटी जो है रहती है। और बर्नियर इस बात की हमको जो है उनके ट्रेवलॉग में जो है वो बताते हैं कि इस तरीके से जो है 2 सेंचुरी तक के करीबन जो है सिटी जो है वैसी ही है। अब आपको देखने को मिलता है कि बहुत सारे इस बीच में जो है टर्मोइल होते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेजन होते हैं, लेकिन उसके बावजूद सिटी जो है बिल्कुल वैसी ही रहती है। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर मैंने आपको बताया था, जैसे मैं आपको ड्रॉ करके बार बार बता रही हूँ, तो सिटी की कोई वॉल्स नहीं होती है। आज आप देखेंगे तो आपको ऐसा तो नहीं है कि आप दिल्ली से अगर बाहर निकल रहे हैं तो आपको वॉल में से क्रॉस करके जाना पड़ रहा है, कोई वॉल्स नहीं होती है। लेकिन उस टाइम पे जो है वॉल्स हुआ करती थी, सिटी वॉल्स हुआ करती थी, जिसके बीच में जो गेट्स हुआ करते थे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर अजमेरी गेट है, आगरा गेट है, दिल्ली गेट है। तो ये सारे जो गेट्स हैं तो आपको देखने को मिलता है, ये सब गेट्स किसके अंदर होते हैं, गेट के लिए दीवार तो लगती है ना, गेट थोड़ी ना खड़ा कर दोगे आप। तो कहने का मतलब ये है कि दीवार यहाँ पर हुआ करती थी, सिटी वॉल्स हुआ करती थी, और सिटी वॉल्स में से आने के लिए जो है ये गेट्स हुआ करते थे। ये प्रोटेक्शन के लिए हुआ करते थे। पहले के टाइम पे लोग जो है प्रोटेक्शन करने के लिए किला बनाया करते थे, आपको पता है। तो वैसे ही सिटी को भी जो है, सिटी को भी सिटी वॉल से प्रोटेक्ट किया जाता था। तो सिटी वॉल से जो है बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन हुआ, ठीक है। उनको प्रोटेक्शन किससे मिला, उनके जो है उस टाइम पे दुश्मन दुश्मन आप कह सकते हैं, क्योंकि आपस के जो कॉम्पिटिटिंग ग्रुप्स होते हैं या फिर नेबरहुड्स होते हैं, जैसे कि गुज्जर एंड मेवाती, ये लोग उनके दुश्मन थे यहाँ पर अटैक करने के लिए। तो इनसे प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने जो है ये वॉल्स वगैरह बना के रखी थी। और आज के टाइम पे नहीं होता, जैसे कि समझ लीजिए आप एक एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं तो टोल्स होते हैं, ठीक है, पुलिस चेकिंग होती है। तो वैसे ही जो है क्या कहते हैं उस टाइम पर भी आप देखेंगे कि कोतवाल कोतवाल का सिस्टम हुआ करता था। हर एक गेट पोस्ट पे, चेक पोस्ट पे कोतवाल हुआ करते थे, थानेदार हुआ करते थे, जो चेक करते थे सिक्योरिटी को। इससे सिक्योरिटी जो है सिटी की जो है मेंटेन रहती थी। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर है। ये तो सिर्फ शाहजहानाबाद के बारे में बात कर रहे हैं, अभी तो हमने दिल्ली के बारे में बात करना शुरुआत की ही नहीं है। अब हम समझते हैं अर्बन लेआउट के बारे में, बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। जो ट्रैवलर्स विजिट करते हैं ना, उनके वर्ड्स में समझे तो हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में आती है। जैसे 17 सेंचुरी में जो ट्रैवलर थे, बर्नियर थे, जब वो इंडिया में आए उन्होंने जो है ये राइटिंग्स लिखी थी, बहुत सारी चीज़ें लिखी थी। उन्होंने लिखा था कि यहाँ पर जो इस तरीके की, जिस तरीके की यहाँ पर जो है मार्केट्स लगते हैं ना, इस तरीके के मार्केट्स तो वो कहते हैं कि मॉस्को में भी नहीं है, ठीक है। वो कंपैरिजन करते हैं। सोचिए इंडिया का कंपैरिजन जो है यूरोप से हो रहा है, कभी रशिया रशिया से हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि बाद में जाकर जो है फॉर्ब्स एंड हैबर, दूसरे ट्रैवलर्स भी आते हैं, वो भी अपने जो है ट्रैवलॉग में लिखते हैं। वो बताते हैं कि यहाँ पर कितना ज़्यादा जो है आपको देखने को मिलता है ग्रैंडियोर है।
ग्रैंडियर है मतलब जो मुगल एम्पायर था उसका खुद का एक ग्रैंडियर था, मतलब एक आलीशान वो हुआ करता था। और एक तरीके से वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शंस थे आपको पता है कितने ग्रैंड थे, जैसे कि आप देखेंगे आज के टाइम पे मैंने आपको बताया लाल किला है, आज के टाइम पे कुतुब मीनार है, जामा मस्जिद है। ठीक है, अभी तो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिटोरिएट हुआ क्योंकि हमने उसको मेंटेन नहीं किया, लेकिन उस टाइम पर जब वो बना था उसके 100-200 सालों के अंदर उसका जो है कहीं ना कहीं ग्रैंडियर बहुत ज़्यादा हुआ करता था। आपको देखने को मिलता है कि जो ट्रैवलर्स आए जैसे कि हैबर, तो हैबर ने क्या बताया कि मैंने आपको बताया जैसे कि मॉस्को से भी ज़्यादा जो है मैग्निफिशेंट बिल्डिंग्स उनको देखने को यहाँ पर मिली। और फोर्ब्स ने भी ये बताया है कि ये जो बिल्डिंग्स है ये कैसी है, जो यूरोप में आपको बिल्डिंग्स मिलेंगी इससे भी ज़्यादा आपको जो है नोबल बिल्डिंग्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये बताई जाती है कि एक कंपैरिजन एक कंट्रास्ट होता है, यानी जो अमीर लोग हैं जो नोबल मैन है वो तो क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं, जैसे आज भी आपको देखने को मिलता है। और अगर आप कोई चौल चल जाओ, कोई छोटी मोटी जो है जगह चल जाओ, ठीक है, वहाँ पर छोटे मोटे जो है घर आपको देखने को मिलेंगे, जिसे हम कच्चा हाउस कहते हैं, जो आपको देखने को मिलते हैं मड से बने हुए होते हैं, ठीक है, थैच से बने हुए होते हैं। तो इस तरीके से वो कंट्रास्ट करते हैं कि जो गरीब लोग हैं वो लोग जो है किस तरीके से रह रहे हैं और अमीर लोग जो है वो किस तरीके से रह रहे हैं, इस तरीके का कंट्रास्ट भी आपको देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी कि डेमोग्राफी स्ट्रक्चर किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। अब जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया में आए, उन्होंने आपको पता है कि हर चीज़ ऑफिशियली वो लोग करते थे, तो उन्होंने गैजेटर निकाला 1815 का। तो उसमें समझ में आया कि बहुत सारी पॉपुलेशन जो है दिल्ली की बढ़ रही है, मतलब अब जो है लोग दिल्ली में आकर जो है क्या कहते हैं कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन मतलब आप कह सकते हैं कि वहाँ पर लोगों को सेटल होना है, तो वहाँ पर चाहे घर का कंस्ट्रक्शन हो चाहे वो दुकानों का कंस्ट्रक्शन हो, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। और इसी की वजह से आपको पता है कहीं पर भी आप देखेंगे, आप दिल्ली का अगर आप देख लीजिए कंपेयर कर लीजिए, अगर छोटे से आप सिटी से कंपेयर कर लीजिए, आप मुंबई देख लीजिए, ऐसी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आप देखेंगे रेंट बहुत ज़्यादा होता है, लैंड की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो लैंड की वैल्यू जो है डबल हो गई 10 सालों के अंदर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपको देखने को मिलता है जो डिमांड बढ़ती है तो वैसे ही जो है अगर सप्लाई कम है तो क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए। तो 1843 के अंदर जो है आपको देखने को मिलता है कि 1843 के अंदर जब घरों का काउंट किया गया ब्रिटिशर्स, क्योंकि आपको पता है हर चीज़ को थोड़ा सा इन्यूमरेट करते थे, हर चीज़ का रिकॉर्ड निकालते थे, जैसे कि आप देखेंगे उन्होंने कास्ट को जो है रिकॉर्ड किया, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने रिकॉर्ड की। तो उन्होंने फाइंड आउट किया कि 23 हाउसेस उनको देखने को मिले, मतलब 23,000 घर है। और 23,000 में से जो 17,000 घर है वो क्या है, ब्रिक एंड स्टोन से बने हुए हैं। ये 1843 की बात है, अभी तो 23,000 घर आपको बहुत छोटा लग रहा होगा। 23,000 घर दिल्ली जैसे शहर में आज के टाइम पर अगर आप देखेंगे तो कितने घर जो है आपको देखने को मिल जाएंगे, लाखों करोड़ों घर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो आपको देखने को मिलता है कि उस टाइम पर आपको देखने को मिलता है कि जो एरिस्टोक्रेट्स हुआ करते थे, वो लोग जो है बड़े अच्छे से रहा करते थे। और उसी में से एक एरिस्टोक्रेट थे भवानी शंकर। तो भवानी शंकर को है बाद में जाकर बोला गया कि नमक हराम उनको इसलिए बोला गया, वैसे वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए, डेरोगेटरी वर्ड, बट इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि उन्होंने ब्रिटिशर्स को जो है ब्रिटिशर्स की साइड ज्वाइन कर लिया, मराठा थे वो, ठीक है, मराठा के साइड पे थे, उन्होंने फिर ब्रिटिशर्स को ज्वाइन कर लिया। देखिए लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, मतलब देश से पहले खुद के इंटरेस्ट के लिए जो है ऐसी हरकतें करते थे, जिस वजह से जो है ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में जो है एंट्री ले पाए। अब हम समझते हैं कि 1843 तक तो ब्रिटिशर्स ने कोई मतलब प्रॉपर तरीके का मतलब वो नहीं निकाला था कि पॉपुलेशन कितनी हो रही है, ठीक है, पॉपुलेशन का डेटा तो बहुत ज़्यादा बाद में निकला। तो उन्होंने लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स ने ये अंदाज़ा लगाया, देखिए ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है ना कि नेचुरली जो है पॉपुलेशन या तो बढ़ रही है या तो कम हो रही है, इतना अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने हाइपोथाइज किया था कि भाई पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है। और उन्होंने जो है फिर पॉपुलेशन जब रिकॉर्ड करना स्टार्ट की तो उन्होंने देखा कि 1833 के अंदर कितनी पॉपुलेशन है, 1,19,860। फिर 1,30,000 हो गई करीबन, बता रही हूँ मैं, फिर मतलब बढ़ते जा रही है पॉपुलेशन, फिर 1.5 लाख हो गई। तो इस तरीके से पॉपुलेशन जो है बढ़ते जा रही है। और वो ये भी बताते हैं कि फैज़ बाजार मैंने अभी आपको बताया था और चांदनी चौक दोनों के अंदर जो है नए नए घर भी बन रहे हैं। तो इतनी सारी पॉपुलेशन कहाँ से आ रही है, मतलब क्या लोगों का बर्थ रेट बढ़ गया है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए कहीं पर भी पॉपुलेशन बढ़ती है तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मैं आपको बताऊंगी। तो फैक्टर्स में जो है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है माइग्रेशन भी होता है। तो बहुत सारे लोग दिल्ली में जो है माइग्रेट होकर आ रहे थे पंजाब से। अब क्यों आ रहे थे? क्योंकि वहां पर आपको देखने को मिलता है पॉलिटिकल टर्मोइल था, ठीक है, बहुत सारे रीजंस की वजह से लोग माइग्रेट करते हैं, अपॉर्चुनिटीज के लिए माइग्रेट करते हैं। तो पंजाब से जो लोग आ रहे थे वो इसलिए आ रहे थे क्योंकि वहाँ पर जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को हमको मिलती है।
अब ये तो हमने समझ लिया डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको चीज़ बताती हूँ जो आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा। कल्चरल फैक्टर्स के बारे में हम जब समझेंगे कि किस तरीके की वहाँ पर जो है सिटी हुआ करती थी, तो वहाँ पर लोग जो है बहुत खुशी-खुशी रहा करते थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा लोग अपने आप में जो है खुश हुआ करते थे। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मुशायरास हुआ करते थे, दस्तान-गोईस हुआ करती थी और हिंदू और मुस्लिम के बीच में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा जो है यूनिटी से जो लोग हैं वहाँ पर रहा करते थे। बहुत सारे फेस्टिवल साथ में मनाया करते थे, बसंत और फूल वालों की सैर, इस तरीके की जो है फेस्टिवल्स भी जो है मनाया करते थे। और सब लोग जो है रात-रात तक के मतलब फेस्टिवल्स में जो है जाकर जो है मतलब बोलते हैं ना दोनों भी जो है हिंदू और मुस्लिम, बिकॉज़ उस टाइम पर आप देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत है, मुगल रूलर्स हैं, ठीक है? मराठास भी धीरे-धीरे जो है एंट्री ले रहे हैं। तो इस टाइम से इस ये एक ऐसा टाइम था जहाँ पर हिंदू-मुस्लिम यूनिटी आपको देखने को मिलती है, जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, जब तक कि ब्रिटिशर्स नहीं आए थे। उसके बाद मैं सब बताऊँगी आपको कि किस तरीके से जो है ब्रिटिशर्स ने इस यूनिटी के अंदर जो है कहीं न कहीं जो है उन दोनों को अलग करने के लिए, जैसे कि मैं आपको आगे बताऊँगी कि किस तरीके से उन्होंने बहुत सारी जो है पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस की। अब हम समझते हैं कि यहाँ पर जो है उस टाइम पर एजुकेशन की अगर हम बात करें, तो एजुकेशन की भी जो है इम्पोर्टेंस बढ़ रही थी। तो ब्रिटिशर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप थोड़ा-सा ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ़ दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में सोच रहे हैं तो बस दिल्ली है। आप दिल्ली को इतना सा दिल्ली मत सोचिए, आप पूरे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सोचिए। क्या आप सोचेंगे, आप पूरे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सोचेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग लगेगा। पूरे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सोचना है आपको, उसके बाद आपको जो है क्या कहते हैं पूरे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में भी जो है दिल्ली को सोचना है। जब आप इस तरीके से सोचेंगे तो आपको जो है बहुत ज़्यादा जो है ये चीज़ें जो है इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो कैसे सोचना है मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो है उस टाइम पर आपको पता है कि चार्ल्स एक्ट जो है पास हो रहा था। और आपको पता है कि ब्रिटिशर्स एजुकेशन के अंदर जो है इंटरेस्ट ले रहे थे, चार्टर एक्ट जो है पास हो रहा था। तो हम देखेंगे कि उस टाइम पर ब्रिटिशर्स ने जो है प्रिंटिंग प्रेस का भी इस्टेब्लिशमेंट किया और उसके बाद आपको देखने को मिलता है कि वहाँ पर उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का भी इस्टेब्लिशमेंट करने लग गए थे। एक कमिटी उन्होंने बनाई थी पब्लिक इंस्ट्रक्शंस की, एक कमिटी बनाई थी 1829 में और ऑलरेडी एक जो स्कूल वहाँ पर ऑलरेडी थी 1792 से, उनको उन्होंने क्या दिया था, फंडिंग दी थी। ठीक है, फंडिंग दी थी ताकि वो लोग जो है क्या करें अपना स्कूल मतलब चला सकें। लेकिन उन्होंने क्या मतलब बोला कि आपको इंग्लिश क्लासेस जो है इंट्रोड्यूस करनी है। किसने कहा? ये चार्ल्स ट्रैवलर ने कहा। आपको पता है कि ब्रिटिशर्स का हमेशा से क्या था कि इंग्लिश जो है पढ़ाना है लोगों को। तो इस तरीके से फिर लोगों को थोड़ा-सा डर लगने लग गया कि हमारा जो है रिलीजन हमारा कन्वर्ट तो नहीं करने की कोशिश की जा रही है, जिसे हम प्रोसेलिटाइज़ेशन कहते हैं। मतलब कहीं न कहीं जो गवर्नमेंट है वो कुछ इस तरीके से पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस कर रही है जिससे लोगों को मास कन्वर्ट वो करवाना चाहती है। लेकिन ख़ैर लोगों ने जो है इसको सपोर्ट किया क्योंकि उस टाइम पर जो ब्रिटिशर्स हैं वो जॉब्स भी प्रोवाइड कर रहे थे। क्लर्क्स की जॉब है, आप देखेंगे छोटी-मोटी गवर्नमेंट जॉब्स जो है ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस कर रहे थे। तो लोगों को लगा कि जॉब के लिए हमें क्या ज़रूरत है, इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत है। इंग्लिश देखिए एक लैंग्वेज है, मैं आपको बता दूँ, आज भी इंग्लिश की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है अपने आप में। कोई भी लैंग्वेज की जो है आप देखेंगे कि इम्पोर्टेंस इस टर्म में होती है कि उसका प्रोफेशनल ग्रोथ क्या है। अगर आप इंग्लिश को देखेंगे तो जॉब के प्रोस्पेक्ट से इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश जो है एक सुपीरियर लैंग्वेज है। अक्सर जो है हम इंग्लिश को एज़ अ सुपीरियर लैंग्वेज समझते हैं, बट हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए। खैर वो एक अलग टॉपिक है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको देखने को मिलता है कि जब इंग्लिश इंट्रोड्यूस की गई दिल्ली के अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है उर्दू का जो है आपको देखने को मिलता है ट्रेंड। उर्दू कहाँ से निकल कर आया? उर्दू जो है आपको देखने को मिलता है अरेबिक और हिंदी का जो है फ्यूजन है। इसमें भी आपको उर्दू भी एक तरीके से आप देख सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी का जो है आपको देखने को मिलता है कि फ्यूजन है। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है और नवाब इत्मद-उद-दौला जो है उन्होंने भी जो है कॉलेज के लिए जो है ग्रांट दिया। तो दिल्ली कॉलेज का जो है एस्टेब्लिशमेंट इस ग्रांट की वजह से होता है और दिल्ली कॉलेज की बहुत ज़्यादा जो है रेपुटेशन होती है, बहुत रेपुटेशन, जैसे आज दिल्ली यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन है, तो वहाँ पर दिल्ली कॉलेज की जो है रेपुटेशन होती थी उस टाइम पर। उसके बाद हमको देखने को मिलता है कि सीएफ एंड्रयूज़ जो है वो बताते हैं इसको दिल्ली रेनेसा। दिल्ली रेनेसा मतलब ये कि आपको रेनेसा पता है क्या होता है? जब कोई भी चीज़ जो है मॉडर्निटी की तरफ बढ़ती है, जैसे यूरोपियन रेनेसा हम कहते हैं, तो मॉडर्निटी की तरफ बढ़ना। अब ब्रिटिशर्स का हमेशा क्या काम है कि हर चीज़ को क्या बताना इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कि हर चीज़ जो है क्या है, वो जब आए हैं तो मॉडर्निटी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप पहले से अगर दिल्ली को ट्रेस करेंगे तो वहाँ पर भी लर्निंग्स हो रही है, ठीक है? भले ही मदरसा में हो रही है, ट्रेडिशनल सिस्टम से हो रही है, लेकिन लर्निंग्स तो हो रही है। लेकिन ब्रिटिशर्स ये बताना चाहते हैं, तो सीएफ एंड्रयूज़ से बताना चाहते हैं कि ये क्या है, दिल्ली रेनेसां है। मतलब दिल्ली के अंदर मॉडर्निटी इमर्ज होकर आ रही है। लेकिन अगर आप दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो ये जो है कोई तरीके का रेनेसां नहीं है, बिकॉज़ हम लोग ऑलरेडी मॉडर्न हो चुके थे। अगर आप उस टाइम पर देखेंगे तो उस टाइम पर आपको देखने को मिलता है कि उर्दू लिटरेचर के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है हो रही थी। साइंटिफिक लर्निंग्स जो है वो आपको देखने को मिलता है
बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर इमर्ज होकर आ रही थी। उर्दू एक कॉमन लैंग्वेज बन चुकी थी और वेस्टर्न नॉलेज और साइंटिफिक टेम्परामेंट दोनों चीज़ें जो है उसमें सीखी जा रही थी। दिल्ली कॉलेज की जो वर्नाकुलर सोसाइटी है, जैसे कि हर कॉलेज में सोसाइटीज़ होती है, वैसी वहाँ की जो सोसाइटी है उन्होंने ग्रीक क्लासिक्स को वो भी जो है उर्दू में ट्रांसलेट किया। तो कहने का मतलब ये है कि लोग जो है क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा जो है एडवांस हो चुके थे इन कंटेक्स्ट ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट। बस कुछ लोग ये थे सोच रहे थे कि जो इंग्लिश है वो सिर्फ इम्पोर्टेंट किस चीज़ के लिए है, जॉब पाने के लिए, ना कि एजुकेटेड होने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि आप एजुकेटेड हो या ना हो ये आपकी इंग्लिश पे डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी नॉलेज कैसी है, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज में हो। तो वहाँ पर उस टाइम पर लोग जो है इंग्लिश को इतना भाव नहीं दे रहे थे, आप देखेंगे। लेकिन उस टाइम पर जो है इंग्लिश एजुकेशन जो है, क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हम जो है कहीं ना कहीं उनको अपने आप को जो है इन्फीरियर समझे, इसलिए उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया और साथ-साथ जो है जॉब्स भी जो है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही इंट्रोड्यूस की। इसके बाद हमको देखने को मिलता है कि एक जो पर्टिकुलरली जो कॉलेज था, वो कॉलेज से जो है बहुत सारे एलुमनाई जो निकलते हैं दिल्ली कॉलेज से, तो उस बहुत ज़्यादा नोटेबल एलुमनाई है, उसमें बहुत सारे नाम हम पढ़ने वाले हैं। एलुमनाई आपको पता ही है, इसमें हम देखेंगे रामचंद्र जो है जिनका काम जो है डिफरेंशियल कैलकुलस पर उन्होंने काम किया था। उसके बाद डॉक्टर मुकुंद लाल जो कि एलोपैथिक मेडिकल प्रैक्टिशनर थे। उसके बाद मौलवी ज़ियाउद्दीन एक अरबिक स्कॉलर थे, ठीक है। मौलवी ज़काउल्लाह एक हिस्टोरियन थे और जो है सैयद अहमद खान। तो ये सारे जो है नोटेबल फिगर्स है जो आपको देखने को मिलते हैं, जो दिल्ली कॉलेज से जो है पढ़कर निकले और उस टाइम पर जो है आपको देखने को मिल रहा है कि इनका नाम जो है वर्ल्ड में चलता था। इंटरेस्टिंग थिंग मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया और अभी बता रही हूँ कि जो कल्चरल एटमॉस्फेयर के अंदर आप दो चीज़ें देखेंगे, एक एजुकेशन और दूसरी आप देखेंगे कि आप जो है दूसरी चीज़ें जैसे कि रिलीजियस हार्मनी कैसी है, क्या रायट्स हो रहे हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि आपस में जो है यूनिटी आपको देखने को मिलती है, चाहे वो मुस्लिम उमारा हो या हिंदू कैस और खत्री। तो सब लोगों के बीच में एक यूनिटी है, सब लोग जो है सोफिस्टिकेटेड तरीके से बंधे हुए हैं। मतलब जो है एक जैसे कि उर्दू का जो अदब होती है, लिहाज होता है, उस तरीके से उर्दू कल्चर से वो लोग जो है बंधे हुए हैं और सब लोग जो है एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और ये चीज़ आपको जो है क्या कहते हैं बहुत सारे जो है ट्रैवलर्स जो आए उन्होंने जो है इस बारे में मेंशन किया, हम आगे समझेंगे इस बारे में। और वहाँ पर आपको देखने को मिलता है जब जब कभी भी जो है यूनिटी रहती है कम्युनिटीज़ के बीच में, कोऑपरेशन होता है, कोएग्जिस्टेंस होता है, तब जाकर जो है डेवलपमेंट जो है अपने पीक पे होता है। तो ये एक ऐसा टाइम था जब डेवलपमेंट कल्चरल स्फेयर में, एजुकेशनल स्फेयर में अपने पीक पे था। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि लोग जो है क्या कहते हैं आपस में मिलके जो है फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया करते थे, पतंगबाजी किया करते थे, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें जो है ट्रैवलर्स आए उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो सिटी है वो कितने अच्छे से जो है आपस में बंधी हुई है, मुशायरा हो रहा है और ये सारी चीज़ें जो है लोग जो है मिलकर एंजॉय कर रहे हैं। कोई भी तरीके का आपको रिलीजियस डिसहार्मनी देखने को नहीं मिलती है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलती है कि वहाँ पर जो है बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, जैसे कि सैयद अहमद खान जो है वो क्या पब्लिश करते हैं, अपना एक वर्क पब्लिश करते हैं, इसका नाम है असारुस सनादित। असारुस सनादित मतलब और ये तो आपको देखने को मिलता है, इसका ट्रांसलेशन क्या है, द रूइंस ऑफ द सिटी ऑफ दिल्ली। तो बेसिकली ये मतलब हिस्टोरियन थे, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं आर्कोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं और वो बताते हैं कि किस तरीके से जो है मतलब बहुत सारे आर्कोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स को स्टडी करके उनके बारे में जो है हिस्ट्री पब्लिश करते हैं। कुतुब मीनार के बारे में भी वो लिखते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। उसके अलावा दिल्ली बैंक जो है लाला चुन्नामाल द्वारा जो है स्टैब्लिश किया जाता है और एक आर्कोलॉजिकल सोसाइटी जो है वो भी स्टैब्लिश की जाती है। तो मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो एक ऐसा टाइम था जहाँ पर जो है आर्कोलॉजिकल सोसाइटीज़ का, कॉलेजेस का, स्कूल्स का जो है इमर्जेंस हो रहा था, इंग्लिश जॉब्स का और इंग्लिश जो है लैंग्वेज का जो है इमर्जेंस इस टाइम पर आपको देखने को मिलता है। उस टाइम पर आपको देखने को मिलता है कि एक आप देखेंगे कि गालिब आपको देखने को मिलते हैं जो फेमस पोएट, वो आपको देखने को मिलते हैं वहाँ पर। मुशायरा वगैरह जो है हो रहा है, लोग गॉसिप कर रहे हैं और ये जो है ये देवेंद्रनाथ टैगोर जब आते हैं दिल्ली के अंदर तो वो देख के थोड़ा सा हैरान होते हैं कि किस तरीके से लोग जो है सब लोग जो है मिल रहे हैं और सब लोग क्या कर रहे हैं, काइट फ्लाई कर रहे हैं। काइट फ्लाई मैंने अभी आपको बताया कि पतंगबाजी कर रहे हैं, सबको बहुत ज़्यादा जो है पसंद था ये करना। और उसके बाद ये जो है पूरी तरीके से बोलते हैं ना, एक तरीके से खुशहाली, खुश मिजाजी, जिसको हम गेटी कहते हैं, तो स्पिरिट ऑफ गेटी वहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि हमेशा आपको देखने को उस जगह पे मिल जाता है। तो ये सब तो हो गया कल्चरल फैक्टर्स, ये हो गया सब पॉलिटिकल फैक्टर्स। लेकिन इसके बाद जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए
तो उन्होंने कहीं न कहीं क्या करने की कोशिश की, रिलीजियस डिसकंटेंट पैदा करने की कोशिश की। अब वो कैसे की मैं आपको बताती हूँ। तो उस टाइम पे उन्होंने क्या किया मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने एक तो पहले तो क्रिश्चियन मिशनरीज़ को अलाउ कर दिया था, आपको पता है। अब क्रिश्चियन मिशनरीज़ आ गए थे तो वो कहीं न कहीं जो है अपना कन्वर्जन करने के लिए, लोगों को अपनी बातों को पहुँचाने के लिए बहुत सारी चीज़ें डिबेट्स वगैरह जो है करते थे। और डिबेट्स होने लग गए जामा मस्जिद के अंदर। जामा मस्जिद में जो मौलवी और क्रिश्चियन मिशनरीज़ हैं वो आपस में क्या करते थे, डिबेट्स करते थे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर लोगों के मन में डर था, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, उनके मन में ये डर था कि ब्रिटिशर्स हमें जो है कन्वर्ट करना चाहते हैं उनके रिलीजन में। और यही चीज़ें जो है बैप्टिस्ट मिशनरी भी जो है कर रहे थे। डिफरेंट सोसाइटीज़ बना दी गई थी, जैसे बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी और सोसाइटी फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ द गॉस्पेल। तो ये सोसाइटीज़ जो है कहीं न कहीं अपने रिलीजन को जो है कहीं न कहीं प्रोपोगेट करने का काम कर रही थी। और इसी के चलते आपको पता है कि 2 जो प्रोफ़ेसर्स हैं, प्रोफ़ेसर जो एक प्रोफ़ेसर है, एक डॉक्टर है, ये डॉक्टर मास्टर रामचंद्र जो है वो दिल्ली कॉलेज के अंदर एक प्रोफ़ेसर रह चुके थे। तो इनको जो ये कन्वर्ट हो जाते हैं टू दी मतलब क्रिश्चियनिटी। और उसके बाद आपको देखने को मिलता है डॉक्टर चिमन लाल भी जो है कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये 2 तरीके के जो कन्वर्ट हुए, तो इससे लोगों को डर लगने लग गया कि भाई कहीं न कहीं हमें भी जो है लोग, मतलब दोनों के अंदर डर था, चाहे हिंदू या मुस्लिम, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें भी जो है कन्वर्ट करने की कोशिश की जा सकती है। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया आपको पता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने बोला कि नहीं, हमें क्या करना है, दोनों के बीच में झगड़ा करवाना है। तो झगड़ा करवाने के लिए उन्होंने क्या-क्या हद किया मैं आपको बताती हूँ। एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताती हूँ, आपको सुन के बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो जो मुगल रूलर्स थे, मुगल रूलर्स में आप देखेंगे हुमायूँ के टाइम से आप देखेंगे कि जो काऊ स्लॉटर था, तो काऊ स्लॉटर जो है वो बैन था। क्यों बैन कर दिया था? ताकि क्योंकि एक रिस्पेक्ट की मतलब जो है मुस्लिम कम्युनिटी जो है रिस्पेक्ट दिखा रही थी कि भले ही मुस्लिम रूल है, वो चाहे तो काउ स्लॉटर कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है हुमायूं ने ही जो है क्या कहते हैं फॉर पीस एंड कॉपरेशन करने के लिए, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं डिटेल में, यहाँ पर आपको इतना डिटेल में नहीं मिलेगा, मैं बता देती हूँ। तो हुमायूं ने जो है पीस एंड कॉपरेशन मेंटेन करने के लिए काउ स्लॉटर जो है बैन कर दिया। आपको पता है इन हिंदुइज्म काउ इज कंसिडर्ड टू बी अ होली एनिमल, एंड इन मुस्लिम इन इस्लाम काउ का कोई इसमें इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि काउ स्लॉटर को फिर भी जो है हुमायूं ने जो है बैन कर दिया था, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम वो मतलब रूलर थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि हमें कोऑपरेशन और पीस मेंटेन करना है, तो हम नहीं करेंगे काउ स्लॉटर। ये मुगल रूलर्स के अंदर ये जो है पॉलिसी थी। और ये पॉलिसी क्या किया पता है आपको, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, उन्होंने ये किया कि थॉमस मेटकैफ ने पॉलिसी को रिवर्स कर दिया। और उन्होंने कहा कि नहीं, अब क्या करेंगे, अब काउ काउ स्लॉटर को आप अलाउ कर देंगे। तो इस तरीके की पॉलिसी को जो है उस टाइम पे जो लीडर थे, मैं आपको बता रही हूँ, बहादुर शाह जफर और उसके बाद हाकिम हसनुल्लाह, इन्होंने दोनों ने अपोज किया। सोचिए, अपार्ट फ्रॉम बीइंग मुस्लिम ये लोग अपोज कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है, ये लोग लीडर्स हैं, उनको पता है कि इस तरीके से चीज़ें से कम्युनल डिसहार्मनी क्रिएट होगी। लेकिन इसके बाद भी जो है ये जो हमारे थॉमस मेटकेफ उन्होंने नहीं सुना उनकी बात, और कहा कि नहीं, हमें जो है क्या कहते हैं काउ स्लॉटर जो है अलाउ करना है। तो ये एक चीज़ हो गई जिससे कहीं न कहीं जो है हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे अटैक करने की कोशिश की गई। उसके बाद लोगों के बीच में लड़ाई लगाने के लिए उन्होंने ब्रिटिशर्स ने देखा कि शिया और सुन्नी के बीच में जो है उन्होंने कहीं न कहीं जो है लड़ाई पैदा करने की कोशिश की। उसके बाद जैन एंड हिंदू के बीच में लड़ाई करने की कोशिश करवाई। मतलब पॉलिसी उन्होंने ऐसी इंट्रोड्यूस की जिससे कहीं न कहीं जो है दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में जो है आपको देखने को मिलता है टेंशन पैदा हो। उसके बाद जो है इस तरीके की वजह से जो है कहीं न कहीं आपको देखने को मिलता है कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो कम्युनल डिसहार्मनी पैदा होने लग गई। लेकिन फिर भी आपको देखने को मिलता है 1857 का जो रिवॉल्ट है, 1857 का रिवॉल्ट है, वो क्या बताता है, वो ये बताता है कि एक बहुत ज़्यादा हद तक के हिंदू मुस्लिम यूनिटी अभी भी है। मतलब कहने का मतलब ये है, आपको देखने को मिलता है मीरठ से जो है आते हैं, मीरठ से आपको पता है सोल्जर्स आते हैं, किन के पास आते हैं, बहादुर शाह जफर के पास आते हैं। मुगल रूलर के ऊपर उनको भरोसा था, मुस्लिम रूल के ऊपर उनको भरोसा था, लेकिन ये जो ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे इन पे उनको भरोसा नहीं था। तो आपको देखने को मिलता है कि 10 मई के अंदर लोग जो है भागकर कहाँ पर आ रहे हैं, बहादुर शाह जफर के पास आ रहे हैं, और उनको कह रहे हैं कि आप हमारे रूलर बन जाइए। वो पूरी कहानी आपने 1857 के रिवॉल्ट में पढ़ी होगी, आई होप आप, मैं उम्मीद करती हूँ आपने पढ़ी होगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा जो है जो पीस है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश जो है बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर्स ने की, लेकिन उसके बावजूद एक कॉपरेशन जो है 1857 तक के बना रहता है। आपको मैं आगे बताऊंगी किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने और ज़्यादा जो है रिलीजियस कम्युनिटीज़ के बीच में जो है कहीं ना कहीं टेंशन पैदा करने की कोशिश की। उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने एक और चीज़ ये की
कि जैसे कि गुज्जर और मेवाती जो है, गुज्जर और मेवाती मैंने आपको पहले बताया कि वहाँ पर जो है अटैक करने के लिए सोच रहे थे दिल्ली में। तो ब्रिटिशर्स ने ये सोचा कि नहीं, हमें जो है इनको अटैक नहीं करने देना है, हमें प्रोटेक्शन करना है दिल्ली की। तो दिल्ली की प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है जो सिस्टम चला आ रहा था, मुगल्स का जो सिस्टम था, जो मैंने आपको बताया कोतवाल और थानेदार का जो सिस्टम था, वो सिस्टम को उन्होंने चलने दिया। दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये देखने को मिलती है कि उनके लिए तो दुश्मन मुस्लिम है। क्यों दुश्मन मुस्लिम है? बिकॉज कहीं ना कहीं वो क्या चाहते हैं, उन जो अभी रूलर कौन है, मुस्लिम रूलर है, ठीक है, मुगल रूलर्स हैं, और वो चाहते हैं कि इनको ओवरथ्रो कर लें, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि जो ट्रीटमेंट मिलता था मुस्लिम्स को अपॉइंटमेंट में, और कोतवाल वगैरह इन सबको जो है मतलब इनको जो है ख़त्म कर दिया। तो कहीं ना कहीं उनको जो है आप देखेंगे कि कोतवाल में अपॉइंट नहीं किया जा रहा था, ठीक है, उनको आर्मी में नहीं अपॉइंट किया जाता था, इस तरीके की चीज़ें जो है की जाती थी। और इसका फैसला किसने लिया था? मैजिस्ट्रेट लिंसडन ने लिया था। तो यहाँ तक क्या आई होप आपको क्लियर है। अब आपको पता है जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, उन्होंने कंस्ट्रक्शन तो शुरू कर दिया था, सिविल लाइंस का कंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलता है हो चुका था। लेकिन ब्रिटिशर्स को लग रहा था कि हम कोई अलग नहीं है सिटी का पार्ट, हम जो है क्या कहते हैं सिटी के अंदर ही है, तो हमें इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करना है कि हम ऐसा ना लगे कि सिटी के बाहर है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, मैं अभी आपको समझा देती हूँ फिर से। अगर आपके पास समझ लीजिए एक घर है, ठीक है, एक घर है, एग्जिस्टिंग घर है, और आपको कहा गया कि इसके अंदर आपको एक रूम बनाना है। अब घर तो घर है, अब घर के अंदर रूम कैसे बनाओगे? तो आप क्या करोगे, यहाँ पर थोड़ा सा अलग जगह पे एक रूम बना दोगे, लेकिन फिर आपको ऐसा लगेगा ना कि आप अलग रह रहे हो, ठीक है। घर के आसपास जगह है लेकिन घर के अंदर जगह नहीं है, तो आपने अलग से जो है क्या कर दिया, एक रूम बना दिया। तो वैसे ही ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए तो उन्होंने सिविल लाइंस का स्टैब्लिशमेंट कर दिया, लेकिन उनको ऐसा लग रहा था कि हम कहीं ना कहीं जो है अलग है, और इसलिए जो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें जो है इस तरीके का सिस्टम बनाना है जिससे हम भी जो है पूरा जो है एक साथ लगे कि हम भी जो है दिल्ली का पार्ट है। और इसके लिए बाद में जो कंस्ट्रक्शन किए गए वो हम सब पढ़ेंगे डिटेल में सेकंड चैप्टर में। इंपीरियल आइडियोलॉजी के बारे में समझेंगे, सब कुछ समझेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है वो। उसमें हम समझेंगे कि ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से जो सिटी वॉल्स थी ना इसको तोड़ा, उसके बाद उन्होंने जो है किस तरीके से इसको वाइडन किया, ये सारी चीज़ें भी जो है हम समझने वाले हैं। और जो पार्लियामेंट का कंस्ट्रक्शन किया, लुटियंस दिल्ली जिसे हम कहते हैं, वो सब भी हम समझेंगे। बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग यहाँ होने वाला है। और उन्होंने जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, उन्होंने क्या किया, तो उनको तो पैसे लूटने थे हमसे, तो उन्होंने क्या किया, रिवेन्यू भी बढ़ा दिया, और कहा कि अब ऑफ कोर्स ही बात है, कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उनको रिवेन्यू तो लगेगा, तो उन्होंने रिवेन्यू भी बढ़ाने के लिए कहा। और ये चीज़ जो है गवर्नर जनरल अर्नस्ट जो है वो अनाउंस करते हैं 1823 में। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि किस तरीके से जो है ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए, उन्होंने एक और चीज़ कोशिश की, एक जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट था वो भी उन्होंने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की। और जो ऑलरेडी जो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जो है मुगल्स जो है बनाकर गए थे, उसको जो है मेंटेन भी उन्होंने किया। ये चीज़ आप उनको बोल सकते हैं कि इनका क्रेडिट दे सकते हैं। जैसे कि मुगल गार्डन्स जो है, मुगल गार्डन्स जो शालीमार गार्डन है और कुतुब में जो गार्डन्स है, इसको मेंटेन करने का काम जो है चार्ल्स मेटकाफ ने जो है किया। अब बहुत ज़्यादा जो है इशू एक आ रहा था उनको, ब्रिटिशर्स को, वो ये था कि सिटी को मेंटेन करने का जो इशू था। तो सिटी को मेंटेन करना अपने आप में देखिए, अगर आपका एक घर है छोटा सा, ठीक है, आपका एक घर है समझ लीजिए, उसको मेंटेन करना कितना मुश्किल काम होता है। कभी कहीं पर जो है कुछ खराब हो रहा है। अब तो ये तो इतने बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं, यहाँ पर जामा मस्जिद है, यहाँ पर लाल किला है, यहाँ पर है कुतुब मीनार है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि 7 सिटीज़ ऑफ दिल्ली जिसे हम कहते हैं वो है। और उसके बाद जो पूरा का पूरा एक इनसर्कलिंग जो है वॉल्स है, इन सबको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है एफर्ट्स लगेंगे। तो इस चीज़ को जो है उन्होंने सोचा, उनको कि, और ऑफ कोर्स सी बात है उस टाइम पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी, तो ये सारी चीज़ों को जो है ध्यान में रख के उन्होंने सोचा कि हमें क्या करना है, दिल्ली का कंस्ट्रक्शन और ज़्यादा जो है हमें करना है। तो उन्होंने क्या किया, जो म्यूनसिपैलिटी का आज हम कॉन्सेप्ट देखते हैं, जो टाउन कम्युनिटी जिसे हम कहते हैं, तो ये सब चीज़ों का उन्होंने जो है कॉन्सेप्ट निकाला। और पहले भी ब्रिटिशर मुगल्स के टाइम पे ऑफ कोर्स सी बात है ड्रेनेज सिस्टम हुआ करते थे, उसके मेंटेनेंस हुआ करते थे, बट ऑफ कोर्स सी बात है ये जो ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, इन्होंने जो म्यूनसिपैलिटी का सिस्टम वगैरह ये सब इंट्रोड्यूस किया। तो उन्होंने क्या किया कि ड्रेन को मेंटेन करने का काम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को दे दिया, दूसरी चीज़ों को मेंटेन करने का काम दूसरी चीज़ों को दे दिया। तो इस तरीके से चीज़ें उन्होंने जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड कर दी। अगर हम दिल्ली गैजेट के अकॉर्डिंग समझे, तो दिल्ली गैजेट के अकॉर्डिंग जो सामने वाले रोड से उसको ही अच्छे से मेंटेन कर पा रहे थे, पुराने रोड्स मतलब पीछे के रोड जो है वो मेंटेन नहीं हो पा रहे थे। इस तरीके की चीज़ें जो है उन्होंने बताने की कोशिश की। और दूसरी बात, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हमको देखने को मिलती है कि कुछ लोग जो है आपको देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा फंडिंग भी देते थे किसी चीज़ को रिपेयर करने के लिए। जैसे कि आपको देखने को मिलता है कि दिल्ली बैंक जो है उन्होंने लोन दिया था, किसको लोन दिया था, लोकल रोड कमेटी को, ताकि वो रिपेयर वर्क कर सके। उसके बाद आपको देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग, जैसे कि जामा मस्जिद का कंस्ट्रक्शन जो है हैबर ने करवाया, और ये जो है वक्फ फंड मतलब जो है क्या कहते हैं, जो फंडिंग उनको मिली थी, इनसे जो है उन्होंने जो है ये कंस्ट्रक्शन करवाया।
तो मैंने आपको जैसे बताया वक्फ फंड के बारे में, तो वक्फ फंड एक्चुअली मुस्लिम कम्युनिटी द्वारा एक फंड जो है कलेक्ट किया जाता है, जिसको रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड आपको देखने को मिलता है कि दिल्ली गेजेट बताता है, दिल्ली गेजेट ये बताता है कि हिंदू रेसिडेंट्स के अंदर जो है इतना ज़्यादा फिलॉन्थ्रोपिक ज़ील नहीं था। मतलब उनके अंदर कहीं न कहीं ये दया भाव नहीं था, उसमें जो है वो लोग ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे थे। कुछ ही लोग थे, जैसे राजा हिंदू राव है, और बाकी आपको देखने को मिलता है अहमद अली खान, राजा ऑफ पटौदी एंड बल्लभगढ़, ये कुछ ही लोग थे जो लोग जो है कंट्रीब्यूट कर रहे थे पब्लिक के लिए, बाकी सब लोग नहीं कर रहे थे। अब बात आती है, क्योंकि आपने जब एक सिविलाइजेशन स्टैब्लिश किया है, एक सिटी स्टैब्लिश की है, तो वहाँ पर पब्लिक हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पानी की समस्या का प्रॉब्लम, क्योंकि आपको पता है पॉपुलेशन जो है वो मैनी फोल्ड बढ़ रही थी। आपको पता है 19th सेंचुरी की दिल्ली के अंदर जो है गैजेट बताता है कि पॉपुलेशन कितनी रैपिडली बढ़ रही है। तो इसके चलते आपको पानी के जो है समस्या का भी सॉल्यूशन करना है, इरिगेशन का भी आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है की गई, जैसे कि आपको देखने को मिलता है कि मिस्टर मर्सर ने जो है एक पानी का तालाब था, एक कैनाल था, वो जो है सूख चुका था। अब उसको जो है क्या कहते हैं वापस ठीक करवाने की जो है कोशिश की गई। उसके अलावा चार्ल्स मेटकाफ ने भी जो है कुछ जो है चीज़ें की, जैसे कि एक 1821 में उन्होंने एक कैनाल को जो है इनॉग्रेट किया, और लोगों को मतलब पानी की वहाँ पर इतनी कमी थी, और पानी मतलब पानी के लिए कहते हैं ना, क्योंकि ऑफ कोर्स पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी हमें बहुत ज़्यादा जो है रेडीमेड मिलता है, तो हमें उसकी कदर नहीं होती। लोग उस टाइम पे इतने खुश होने लग गए कि पानी की जो है क्या कहते हैं पूजा करने लग गए विद फ्लावर्स एंड घी। तो आपको इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन क्योंकि उसके आसपास के एरियाज में इरिगेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, मतलब फार्मर वहाँ पर रहते थे और इरिगेशन के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो इसकी वजह से कैनाल्स जो है वो आपको देखने को मिलता है कि सूख जाते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि बहुत सारे टैंक्स जो है फिर कंस्ट्रक्ट करे जाते हैं, ताकि जो है ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व की जा सके। पब्लिक हेल्थ एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसर्न था, और आपको देखने को मिलता है कि उस टाइम पर आप देखेंगे कि एक तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेंटेन करने के लिए पुलिस का जो इंतज़ाम किया गया था, मैंने आपको पहले बताया, मुगल्स के टाइम से दरोगा का सिस्टम चल रहा था, कोतवाल का सिस्टम चल रहा था। बस थोड़ा-सा उसको मतलब मॉडर्न तरीके से जो है आपको देखने को मिलता है कि इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है पुलिस फ़ोर्स के रूप में ब्रिटिशर्स के अंदर। तो वही हम देखेंगे कि बहुत सारे मतलब पब्लिक हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको ये चाहिए कि आप म्युनिसिपैलिटी को एस्टेब्लिश करो, तो वो उन्होंने किया। आपको ये चाहिए कि आप जो है ड्रेनेज की सफाई प्रॉपर्ली हो रही है या नहीं हो रही है, वो चेक करिए। तो ये सारी चीज़ों पे जो है ब्रिटिशर्स ने काम किया। एक डिस्पेंसरी सेटअप करने के लिए भी लोगों ने जो है कंट्रीब्यूशन दिया। 10,000 रुपए जो है दिए, और 2,500 रुपए जो है गवर्नमेंट ने जो है ऐड किए। उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी, 1850 की बात कर रहे हैं हम। तो उस टाइम पे ये 10,000 और 2,000 मतलब 12,500 बहुत जो है बड़ी बात आपको देखने को मिलती है। अब हम देखेंगे कि मतलब ये सब चीज़ों के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है मतलब उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी, ऑफ कोर्स ही बात है ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट थी। 1850 के एक्ट के तहत जो है ब्रिटिशर्स ने क्या किया, टैक्स लगा दिया पब्लिक हेल्थ के ऊपर। लेकिन लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आई, क्योंकि आप देखेंगे पब्लिक हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट की ड्यूटी है करना, तो इस पे उन्होंने जो है एक्स्ट्रा टैक्स जो है लगा दिया। अब मैंने आपको जैसे ही बताया 1857 के अंदर जो दिल्ली थी, इसमें आपको देखने को मिलता है कि रिवॉल्ट होता है, और रिवॉल्ट बहुत ज़्यादा भयंकर हो जाता है। सब लोग जो है क्या कहते हैं 10 मई के दिन आपको पता है मीरठ से जो है लोग आते हैं दिल्ली में, और दिल्ली में जो है बहादुर शाह ज़फ़र के पास जाकर वो कहते हैं कि आप हमारा जो है लीडर बन जाइए इस रिवॉल्ट के। और ये एक बहुत ज़्यादा जो है सिस्टमैटिक तरीके से होता है, प्लान्ड वे में ऐसा लगता है कि चीज़ें हुई है। और ये सब आपको रिवॉल्ट ऑफ 1857 में आपने पढ़ा होगा, इसकी आपने शॉर्टकमिंग सब सुनी होगी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखने को मिली थी हमें कि इसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी आपको देखने को मिली थी। इसके बाद दूसरी चीज़ ये भी इम्पोर्टेंट है कि कुछ लोगों ने जो है साथ नहीं दिया, इस वजह से जो है आपको देखने को मिलता है रिवॉल्ट जो है वो फेल हो जाता है। लेकिन वो जो कुछ लोग थे वो रिलीजियस बेसिस पे डिवाइडेड नहीं थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल नवाब हमीद अली खान, ये भी मुस्लिम है, नवाब अमीरुद्दीन, ये दोनों भी मुस्लिम है। लेकिन इसमें नवाब हमीद अली खान जो है वो बहादुर शाह जफ़र के साथ जो है नेशनलिस्ट मूवमेंट में थे, और नवाब अमीरुद्दीन जो है वो ब्रिटिशर्स के साइड पे थे। तो सब लोग अपना-अपना फ़ायदा देख रहे थे, ठीक है? अपना-अपना फ़ायदा देख रहे थे कि किस तरीके से जो है हमें ज़्यादा जो है किसमें बेनिफिट मिलने वाला है, उसमें जो है हम उस पार्टी का साथ दें। ये एक बहुत, क्योंकि हम इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं 1857 के अंदर, क्योंकि एक कलेक्टिव तौर पे जो है हमें देखने को मिलता है कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हमने रिवॉल्ट किया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है मूवमेंट हमारे इंडिया के कंटेक्स्ट में रहा है 19th सेंचुरी में। इसके बाद ब्रिटिशर्स को रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं जो है हमारा
जो रूल है उसको अगर हमें इस्टेब्लिश करना है, अगर हमारा रूल हमें इस्टेब्लिश करना है तो हमें क्या करना होगा, मुस्लिम्स एंड हिंदू के बीच में क्या करना होगा, कहीं ना कहीं डिसहार्मनी पैदा करनी होगी। तो उसके बाद आप स्ट्रेट फॉरवर्ड देखेंगे कि 1857 के बाद जितने भी रेगुलेशन एक्ट्स लाए गए वो सब जो है इसी चीज़ पे जो है टारगेट किए गए थे। अब आपको देखने को मिलता है कि जब ये ट्रूप्स आ रहे थे जब अटैक करने के लिए, तो आपको देखने को मिलता है कि जो ट्रूप्स थे इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है लूट मचा के रखी थी, प्लंडर कर दिया था पूरी तरीके से। और यही चीज़ आपको जो है एक ऑफिसर के अकाउंट में भी देखने को मिलती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये देखने को मिलती है कि ऑफ कोर्स सी बात है, लोगों मतलब जो ब्रिटिशर्स ने रिप्रेस करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। आपको देखने को मिलता है कि थियोफिलिस मेटकाफ जो है वो क्या कर रहे थे, नेटिव्स को मार रहे थे, घुस घुस के मतलब देख रहे थे कि कहाँ पर ट्रूप्स हैं, वहां पर घुस के जो है ये जो है उनको मार रहे थे। क्यों मार रहे थे? क्योंकि बदला निकाल रहे थे, क्योंकि ऑफकोर्स सी बात है कि रिबेल्स ने जो है थोड़ा बहुत नुकसान प्रॉपर्टी को पहुंचाया था, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को। अब उनको बदला निकालने के लिए, उन्हें डराने के लिए, रिप्रेसिव मूवमेंट रिप्रेस करने के लिए जो है ब्रिटिशर्स ने जो है बहुत ज़्यादा वायलेंट स्टेप जो है उठाया। और उनको जो है उन्होंने जो है, आपको पता है रिवॉल्ट के बाद बहुत सारे लोगों को हैंग भी किया गया, बहुत सारे लोगों को मारा गया। अनजस्ट किलिंग्स भी जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। और इससे बहुत ज़्यादा एक्सोडस हुआ, मतलब बहुत सारे लोगों को दिल्ली छोड़ के जाना पड़ा। जैसे कि गालिब लिखते हैं कि ये लोग सब जब आए, उन्होंने जो है क्या कहते हैं मैन एंड वुमेन को बाहर निकाल दिया, उनके घर जला दिए, उनके जो है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उन्होंने जो है उसको तबाह करके रख दिया। ठीक है। और आपको देखने को मिलता है कि उनको इस तरीके से बाहर निकाला गया, उनको कोई रेफ्यूज मतलब उस टाइम पे आपको देखने को मिलता है कोई रेफ्यूजी कैंप नहीं, तो बहुत सारे लोग जो है हंगर और डिजीज के कारण मर गए। और जनरल बर्न बड़े प्राउडली कह रहे थे कि दिल्ली को जो है ना, दिल्ली को मैंने क्लीन कर दिया, मतलब क्लियर हो गई है दिल्ली। ठीक है। अब दिल्ली जो है क्या कहते हैं, मतलब जो इनहेबिटेंट्स है उसके मतलब जो मतलब क्या कहते हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनको क्या कहते हैं दिल्ली में नहीं रहना चाहिए था, वो दिल्ली में नहीं रह रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा फोर्सफुली जो है लोगों को निकाला गया वहाँ से। ये एक बहुत ज़्यादा जो है रेडफुल चीज़ है। और हर इंसान जो वापस आएगा, उन्होंने कहा उनका जो है रजिस्ट्रेशन वो करवाएंगे कोतवाली में, उसके बाद ही उनको वापस आने देंगे। फिर दिल्ली दिसंबर के अंदर जो है सब लोग वापस आना शुरू हुए। बहुत सारे लोग, जैसे कि आपको देखने को मिला कि बिजनेसमैन, आर्टिशियन, उनको भी बाहर निकाल दिया गया जिनकी कोई गलती नहीं है। और धीरे धीरे जो है नंबर जो है बढ़ते गया 50,000 के अंदर। और आपको मतलब पहले जिन लोगों को निकाला गया उसमें मुस्लिम ज़्यादा थे, जो आए उसमें जो है जो थे वो हिंदू ज़्यादा थे। इस तरीके से जो पॉपुलेशन है, डेमोग्राफिक कंडीशन है जो दिल्ली की, वो चेंज हो जाती है। अब ऑफ कोर्स सी बात है कि ब्रिटिशर्स ने जो मेजर्स लिए उसकी वजह से आपको देखने को मिलता है कि बहुत सारे मोहल्लास जो आपको पता है, मैंने आपको बताया कॉलोनीज जिसको आप बोल सकते हैं, बाजार, बहुत सारे बाजार, बहुत सारी कॉलोनीज को जला दिया गया, गार्डन्स को जला दिया गया। उनका जो ऑफ कोर्स सी बात है, जहाँ डिस्ट्रक्शन होगा, जहाँ टर्मोइल होगा, जहाँ पर लोग लड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, मतलब क्या कहते हैं फायरिंग हो रही है, एक ऐसी सिचुएशन में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो फिजिकल जो मॉन्यूमेंट्स है वो किस तरीके से आपको देखने को मिलता है कि अफेक्ट होने वाले हैं। तो इससे जो पूरा शाहजहानाबाद था उसका जो है कहीं न कहीं फिजिकल अपीयरेंस जो है बहुत ज़्यादा हद तक के अफेक्ट होता है। तो फिजिकली तो सिटी का जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया, और साथ-साथ जो है इसका फिजिकल अपीयरेंस भी आपको देखने को मिलता है कि चेंज हो गया। और आपको पता है, देखिए मैंने फिर आपको कहा कि हिस्ट्री को आप एज़ अ होलसम पढ़िए तो आपको जो है बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। आपको पता है 1850s वो टाइम था जहाँ पर ब्रिटिशर्स जो है क्या कहते हैं ट्रेन को इंट्रोड्यूस कर रहे थे। और आपको ये भी पता है कि पहली ट्रेन कब से कब तक चली थी, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, 1854 के अंदर मुंबई से थाने के अंदर चली थी। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स जो है इस टाइम पे रेलवेज़ का भी जो है इंट्रोडक्शन कर रहे थे। तो दिल्ली के अंदर जो है आपको देखने को मिलता है कि ईस्ट से लेके वेस्ट तक के आपको देखने को मिलता है रेलवे लाइन का जो है एस्टेब्लिशमेंट किया गया। करीबन 300 यार्ड का जो है क्या कहते हैं जगह को कट कर दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो रही थी। अब रेलवेज के जो ट्रैक है उसको ले डाउन करने के लिए ये जो है आपको देखने को मिलता है कि दिल्ली का जो है पूरा स्ट्रक्चर जो है वो चेंज किया जा रहा था। तो जो एस्थेटिक था ना, जो एस्थेटिकनेस होती है मुगल्स की, वो कहीं न कहीं जो है इंग्लिश लोगों के साथ जो है वो कहीं न कहीं ख़त्म होते जा रही थी। आपको देखने को मिलता है कि ट्रीज़ का जो मतलब जो मुगल्स थे उन्होंने ये इंश्योर किया था कि हर जगह एफ़ॉरेस्टेशन रहे, हर जगह एक तरीके से आप देख सकते हैं कि ब्यूटी जो है मेंटेन रहे। लेकिन ब्रिटिशर्स जो है वो कहीं न कहीं एक्सप्लॉइटेशन उसके चलते उन्होंने बहुत सारा डिफ़ॉरेस्टेशन किया। उसके बाद आप देखेंगे कि जहाँ पर सिटी में रेलवे लाइन जो है जहाँ पर जो है आपको देखने को मिलता है कि जहाँ पर जो है रेलवे लाइन लेट की गई, तो वहाँ पर ट्रैफिक भी जो है बढ़ने लग गया। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिलता है कि ब्रिटिशर्स के अंदर कहीं न कहीं डिटोरिएट हो रही थी। जो चीज़ें बहुत अच्छी थी मुगल्स के अंदर, वो कहीं न कहीं आपको देखने को मिलता है कि डिटोरिएट हो रही थी।
अब आपको देखने को मिलता है कि जहानारा बेगम द्वारा जो है एक सराय सराय मतलब रेस्ट हाउस बनाया गया था, उसके अंदर भी जो है ब्रिटिशर्स ने जो है चेंज ला ली है। तो कहीं ना कहीं जो एक जॉयफुल मूड था, जो एक तरीके से आपको देखने को मिलता है मुगल्स के आर्किटेक्चर का, जो एक तरीके का बहुत ज़्यादा पीसफुल इन्वायरमेंट था, उसको जो है ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से एक मॉडर्न मार्केट बना दिया, मशीनरी से भरपूर, केमिकल से भरपूर, ऑटो ट्रक और रेलवे से भरपूर। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि अभी हमने जो पढ़ा, ये हमने तकरीबन 100 साल की हिस्ट्री पढ़ी। 100 साल की हिस्ट्री मतलब समझ लीजिए जब से ब्रिटिशर्स इंडिया में आए। 1803 से ब्रिटिशर्स, मैंने आपको पहले बताया, कब्जा कर लिया था दिल्ली के ऊपर। उसके बाद हमने समझ लीजिए 1900 तक के अप्रॉक्स जो है इसके बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि जब ब्रिटिशर्स ने ये सोचा कि हमें कैपिटल को जो है कलकत्ता से शिफ्ट करना है दिल्ली में। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है, क्योंकि कलकत्ता से दिल्ली जो कैपिटल शिफ्ट होता है 1911 के अंदर। तो इसकी जो है स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी कि क्यों ब्रिटिशर्स ने जो है इस कैपिटल को शिफ्ट किया, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे, दिल्ली का स्ट्रक्चर किस तरीके से इसमें चेंज हुआ। करीबन 50 साल की हिस्ट्री जो है हम उसमें पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम समझेंगे उसके नेक्स्ट वाले वीडियो में पार्टीशन के बारे में, पार्टीशन में क्या क्या चीज़ें हुई दिल्ली के अंदर, किस तरीके से अफेक्ट आया। और उसके बाद फिर हम समझेंगे कि किस तरीके से जो है अभी प्रेजेंट टाइम में दिल्ली किस तरीके से इवॉल्व कर रही है। तो आई होप आपको जो है ये चैप्टर समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में आप करके बता सकते हैं। इस चैप्टर के नोट्स आपको मिल जाएंगे ऑन माई टेलीग्राम चैनल, जिसके लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप मेरे मेंबर बनना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप टैब में जाकर मेरी मेंबरशिप पैकेजेस को चेक कर सकते हैं। अभी के लिए जो है इतना ही, हम पहुंच चुके हैं कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन के अंदर मैं आपको बता चुकी हूँ कि आज अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो जिस तरीके की दिल्ली को अगर आप देखते हैं वो दिल्ली वैसी नहीं थी। बहुत ज़्यादा चेंज आया है, बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन आया है। करीबन 200-300 सालों में सबसे ज़्यादा ट्रांजिशन जो है आपको देखने को मिलता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कर लेते हैं। इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स तो मैं आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। तो शाहजहानाबाद सिटी जो है वो क्या मुगल एम्पर अकबर द्वारा फाउंड की गई थी? फॉल्स। किसके द्वारा फाउंड की गई थी? शाहजहां द्वारा फाउंड की गई थी। क्या लाल किले में रेड सैंडस्टोन का यूज हुआ था? हाँ, हुआ था। तभी तो उसे हम लाल किला कहते हैं। उसका जो अपीयरेंस आपको देखने को मिलता है रेड, इसलिए तो है। उसके बाद हम बात करते हैं कतरा, मोहल्ला, कुच्चा क्या आर्मी गैरिसन्स थे? तो नहीं, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये सब मोहल्लों के नाम थे। मोहल्ले मतलब आप कह सकते हो कि कॉलोनीज के नाम थे। क्या माइग्रेशन ऑफ पीपल टू दिल्ली वॉज मोस्टली फ्रॉम पंजाब? तो हाँ, माइग्रेशन ऑफ दिल्ली पीपल टू दिल्ली वॉज मोस्टली फ्रॉम पंजाब, बिकॉज पंजाब के अंदर जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। फूल वालों की सैर वॉज अ शॉपिंग मार्केट? क्या फूल वालों की सैर एक शॉपिंग मार्केट था? तो नहीं, बिकॉज फूल वालों की सैर जो है सेलिब्रेट किया जाता था फेस्टिवल के तौर पे। उसके बाद दिल्ली बैंक लाला चन्ना माल द्वारा स्टैब्लिश किया गया? जी हाँ। असारुस सनादित वॉज अ बुक? जी हाँ। सैयद अहमद खान द्वारा लिखी गई जो है असारुस सनादित एक बुक थी। गालिब एंड ज़्वाक वर फेमस पोएट? जी हाँ। सिविल लाइन जो है रेजिडेंशियल एरिया का क्या नाम था? तो ब्रिटिशर्स जब इंडिया में रहने के लिए आए, इंडिया में पर्टिकुलरली अगर हम दिल्ली में रहने के लिए आए, तो उन्होंने जो है क्या किया, सिविल लाइंस में रहना शुरू किया। तो जी हाँ, सिविल लाइंस जो है रेजिडेंशियल एरिया का नाम था। मिर्जा मुगल वॉज द मुगल एम्पायर ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857? जी नहीं, आपको पता है बहादुर शाह जफर जो है मुगल एम्पायर थे। द एक्ट ऑफ 1850 से गवर्नमेंट जो है टैक्स इम्पोज कर रही थी पब्लिक हेल्थ के ऊपर? हाँ। सराई क्या रेस्ट हाउसेस हुआ करते थे? जी हाँ, सराई जो है जहानारा बेगम द्वारा बनाए गए रेस्ट हाउसेस हुआ करते थे। तो यहाँ तक कि आई होप आपको सारा चैप्टर जो है समझ में आ गया होगा। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।